हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय की तीव्रता अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक चित्र बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ हम उसमें कुछ कंसीडरिंग टर्म्स को भी लिखते चलेंगे। माना कोई द्विध्रुव AB -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। माना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। माना द्विध्रुव के केंद्र O से किसी बिंदु P की दूरी r है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, p इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, जबकि ये बिंदु P है, ये एक पॉइंट है कैपिटल P। तथा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। हम जानते हैं कि बिंदु P इस द्विध्रुव आघूर्ण के न तो अक्षीय स्थिति में स्थित है और न ही निरक्षीय स्थिति में स्थित है, ये किसी भी बिंदु पर स्थित है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जाननी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा हम कह सकते हैं कि इधर की ओर होगी। तो इस सदिश राशि जो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसको हम अगर वियोजित करेंगे तो इसके दो घटक बनेंगे। एक क्षैतिज घटक जो कि इस बिंदु के अनुदिश होगा, बिंदु P के अनुदिश होगा, ये क्षैतिज घटक है। हम जानते हैं बच्चों, जिसके साथ थीटा होता है वो cos थीटा होता है, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा जो कि ये है। ओके स्टूडेंट, p cos थीटा, p sin थीटा। अब देखिए बच्चों, इस p cos थीटा और इस p sin थीटा के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। नीचे से लिखिएगा, p cos थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू, देखिए बच्चों, हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था, जिसमें E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r का क्यूब था, जहाँ p इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था। तो यहाँ हमारे जगह पर, इस जगह पर ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p cos थीटा है और इसके लिए ये p sin थीटा है। तो हम लोग यहाँ पर अक्षीय स्थिति के लिए देख रहे हैं, ये हम इसकी अनुदिश बात कर रहे हैं, इस p cos थीटा के अनुदिश अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर लेना पड़ेगा 2 इंटू p की जगह पे हम लेंगे बच्चों p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। साथ ही साथ p sin थीटा के कारण बिंदु P पर ही, बिंदु P कैपिटल P, ध्यान दीजिएगा जहां भी बिंदु है वहां पे कैपिटल P रहेगा और जहां भी आघूर्ण की बात होगी वहां पर स्मॉल p रहेगा। यहाँ पर देखिए एक वर्ड छूट गया है, p cos थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए इसको मान लेते हैं कि ये P2 होगा बराबर 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है, हमारा बिंदु यहाँ है, हम लोगों को ज्ञात करना है इस बिंदु पर, इस बिंदु के लिए ये लंब है, ऊर्ध्वाधर घटक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ये निरक्षीय स्थिति माना जाएगा। इस निरक्षीय स्थिति के लिए जो सूत्र हम लोगों ने डिराइव किया था पिछले वीडियो में, उसमें यहाँ पर p/r का क्यूब था, तो हम लोग p की जगह पर p sin ऑफ थीटा लेंगे। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कैपिटल P है, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, चलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, वेक्टर हमारा जो है E1 और वेक्टर हमारा E2, ये दोनों ही वेक्टर हैं और इन दोनों की ही दिशा क्या है, एक की दिशा इधर की ओर है, एक की दिशा इधर की ओर या इधर की ओर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। एक अगर ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, यानी दोनों के बीच में ये कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो इनकी परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्लास 11th में सदिश योग नियम पढ़े थे। जब दो वेक्टरों का हम लोग परिणामी निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने सदिश योग के नियम से निकाला था। आपको याद आ रहा होगा बच्चों, इसके सदिश योग के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अगर वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर था
वो बराबर था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होगा अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। हम लोगों को E1 का मान पता है इतना होता है और E2 का मान पता है इतना है। हम लोग यहाँ इन दोनों वैल्यू को ले आकर के सब्स्टिट्यूट करेंगे। E बराबर वन अपॉन 4πε0 इंटू 2 इंटू स्मॉल p कोसाइन ऑफ थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4πε0 इंटू p साइन थीटा स्मॉल p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों ही स्क्वायर्ड में है और कुछ ऐसे खास टर्म हैं जिनको हम कॉमन आउट कर सकते हैं, जैसे कि 1/4πε0, 1/4/4πε0 ये दोनों में है। साथ ही साथ स्मॉल p जो कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये, और साथ ही साथ r क्यूब, इनको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यदि इनको कॉमन लिया जाएगा तो ये E बराबर दिख रहा है नीचे। ओके, कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन मिलेगा 1/4πε0 इंटू p स्मॉल p अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो ये जब टर्म निकलेगा तो इस पर स्क्वायर लेकर के निकलेगा, और यहाँ पर भी वो टर्म है स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी निकलेगा तो स्क्वायर में निकलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ पर अंदर में बच रहा है इस पूरे में 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 2 cos थीटा बचा है केवल, और साथ ही साथ इस जगह पर देखिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये टर्म हमारा कॉमन हुआ है। और इस वाले में देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैपिटल ई बराबर दिख रहा है। ओके, ई बराबर देखिए यहाँ पर ये एक टर्म जो आपको दिख रहा है ये स्क्वायर में है, और अंडर रूट के अंदर से इसको जब हम बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक टर्म मिलेगा जो कि ये बराबर के होगा 1/4πε0 इंटू स्मॉल p डाइपोल मूवमेंट है ये अपॉन r क्यूब। समझ में आ रहा है बच्चों? स्क्वायर रूट से इसको हम बाहर ले गए हैं, यहाँ जो स्क्वायर था ये पेयर बना करके एक बाहर निकल गया है, बाकी अंडर रूट के अंदर ये हमारे टर्म्स बचे रहेंगे। तो अंडर रूट के अंदर हम लोग इसको रखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू स्मॉल p अपॉन r क्यूब अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पर वैल्यू रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है बच्चों? बगल में लिख लीजिएगा इसको।
चलिए, कैपिटल ई इज इक्वल 1/4πε0 इंटू स्मॉल p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में, देखिए ये 4 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही हमारा अभीष्ट सूत्र होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ आप लोग एक और खास फैक्ट यहां पर जान लें, बहुत ही मजेदार फैक्ट है। देखिए केस 1 डाल के लिख लीजिएगा। सपोज करिए कि ये P यहां ना हो करके यहां किसी एक्सियल पॉइंट में होता, यानी कि अक्षीय स्थिति में होता, इधर या इधर कहीं भी, तो आप बताइए ये जो थीटा है जो यहाँ पर एसोसिएट है, ये थीटा देख रहे हैं, ये वही थीटा है जो यहाँ पर हम लोगों ने माना था। तो अगर ये P बिंदु अक्षीय स्थिति पर होता तो इस थीटा का मान क्या होता? इस थीटा का मान 0 होता, 0 होता। समझ में आ रही बात? इसको हम लोग ऐसे घुमा दे तो इस थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो चलिए, यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति में हो, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो इसके लिए E बराबर क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 इंटू स्मॉल p डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, और अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। समझ में आ रहा है? थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 डिग्री रख दी। अब बताइए बच्चों, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हम लोग यहाँ पर 1 रख सकते हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू स्मॉल p अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट में 3 इंटू 1 का स्क्वायर अगर करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये 3 आएगा, तो 3 और प्लस 1 जो कि 4 हो जाएगा। अब बच्चों बताइए, अंडर रूट में अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? 2 आएगा। चलिए इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंस cos 0 अंश बराबर 1। दिख रहा है बच्चों? ओके। देखिए ये अब हम लोग को मिल रहा है E बराबर 1/4πε0 इंटू P, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमको 4 का अंडर रूट वैल्यू 2 हमारा आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2p स्मॉल p है अपॉन में आर क्यूब। तो अब आप इसको जरा सा ध्यान से देखिए, क्या ये सूत्र आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है। जब हम लोग अक्षीय स्थिति निकाले थे तो हम लोगों का यही सूत्र मिला था। अब केस सेकंड डाल करके लिखेंगे, यदि बिंदु P कैपिटल P है, ये बिंदु की बात कर रहे हैं, यदि कैपिटल P निरक्षीय स्थिति में हो। देखिए बच्चों, अगर ये निरक्षीय स्थिति में होगा तो ये कहाँ होगा? ये इस डाइपोल के साथ में कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ये अगर ऐसा होगा तो द्विध्रुव के साथ में ये कोण कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये इस तरह से 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ 90 डिग्री रखेंगे।
इसी फार्मूले में, इसी ये वाले फार्मूले में ही हम लोगों को वैल्यू रखना है E बराबर 1/4πε0 इंटू स्मॉल p अपॉन r³ इंटू अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता होगा, इसका मान 0 होता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा और उसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि टोटल अगर हम इतने की बात करें तो ये ओवरऑल 0 ही आना है। 0 प्लस 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। टोटल इसकी वैल्यू जो अंडर रूट में है वो हमारी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, स्पेस की हमारे पास कमी है, इसलिए आप लोग इसको एक लाइन और बढ़ा करके कर लीजिएगा वैल्यू रख करके इनटू स्मॉल p अपॉन r³। और इसका पूरे का मान जो है 1 आया है और 1 का मल्टीप्लाई इस टर्म में करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल 0। तो ये देखिए बच्चों, ये की कौन सा सूत्र है, ये वही सूत्र है जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में निकाला था निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लीजिए इसको। आज की क्लास यही समाप्त होती है।